हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रसण की संरचना और साथ ही साथ ब्रसण की टीएस कार्ड देखेंगे, यानी ब्रसण की अनुप्रस्थ कार्ड देखेंगे और जो भी इससे रिलेटेड सहायक ग्रंथियाँ हैं उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। इसके पहले हमने आपको ब्रसण का पार्ट 1 लेके आए थे। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, वहाँ पे इसकी पूरी बेसिक जानकारी बता दी गई थी। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं ब्रसण की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टेज। तो देखिए, ब्रसण की संरचना की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रसण की संरचना बनी हुई है। इस संरचना में हमको मुख्य रूप से देखिए इसके ब्रसण के चारों ओर जो है सबसे पहले तो 3 स्त्री परत दिखाई देती है। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा ब्रसण या टेस्टेज है। इसके चारों ओर 3 परत इसको क्या है, घेरे रहती है। देखिए 3 परत घेरे रहती है। पहली परत कौन कौन सी है? देखिए 3 परत घेरे रहती है ब्रसण को चारों ओर से। देखिए पहली परत होती है सबसे ऊपरी वाली परत जो होती है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिका वाजाइनल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? पहली परत जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिका। पहली परत होती है फ्यूनिका वाजाइनल्स। इसके अंदर वाली परत, ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है, इसके अंदर वाली ये जो परत होती है, इस परत को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसके बाद देखिए एक लास्ट परत होती है जो कि सबसे नीचे होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका, ये देखिए ये वाली जो परत होती है ये सबसे अंतिम में जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ये जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा परत होती है ये सबसे अंदर की भाग होती है। तीसरी भाग कौन सी होती है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ब्रसण की संरचना में सबसे पहले तो इसमें 3 बाहर की ओर झिल्ली, हम कह सकते हैं 3 आवरण इसमें दिखाई देते हैं। पहला आवरण सबसे बाहर जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिका वाजाइनल्स। सेकंड जो होता है बीच वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और थर्ड जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिका वैस्कुलोसा। तो देखिए ये तीनों परत जो है ब्रसण को तीनों ओर से चारों ओर से घेरे रहती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फ्यूनिका वाजाइनल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमको ब्रसण की संरचना में कुछ और भाग दिखाई देते हैं। तो इस ब्रसण की संरचना में देखिए यहाँ पे और कई सारे भाग दिखाई देते हैं। इन तीनों झिल्लियों के अतिरिक्त देखिए ये वाली जो झिल्ली है, लास्ट वाली जो झिल्ली होती है जिसको ट्यूनिका वैस्कुलोसा बोलते हैं, ये धीरे धीरे अंदर की ओर संकुचित होकर के इस प्रकार से एक कैपनुमा जो है संरचना बनाती है। ये एक कोष्ठ के समान क्या बनाती है? इस प्रकार की संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रसण कोष्ठ बोलते हैं। इसको ब्रसण पालिका के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये संरचना जो है ब्रसण कोष्ठ या ब्रसण पालिका कहलाती है। तो ये देखिए यहाँ पे कई सारे कोष्ठ बन जाते हैं, ठीक है। इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं? ब्रसण कोष्ठ कहते हैं। तो फ्यूनिका वाजाइनल्स, देखिए ये जो फ्यूनिका वाजाइनल्स है, ये फ्यूनिका वाजाइनल्स जो होती है, देखिए फ्यूनिका वैस्कुलोसा जो है, फ्यूनिका वैस्कुलोसा। तो फ्यूनिका वैस्कुलोसा जो होती है ये संकुचित होती है और क्या करती है कि ब्रसण कोष्ठ का निर्माण करती है। कई सारे ब्रसण कोष्ठ का निर्माण करती है, या इसको हम ब्रसण पालिका भी कहते हैं। अब देखिए ये जो फ्यूनिका वैस्कुलोसा है इसका कार्य यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद ये जो ब्रसण कोष्ठ होते हैं या ब्रसण पालिका, इनकी संख्या कितनी होती है? यानी ये कितने नंबर होते हैं? ये 250 होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं? जो ब्रसण कोष्ठों की संख्या होती है ये होते हैं ब्रसण कोष्ठ। तो ब्रसण कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ब्रसण कोष्ठों की संख्या होती है 250। अब एक ब्रसण कोष्ठ के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर से संरचना दिखाई दे रही है, तो हर एक ब्रसण कोष्ठ के अंदर 2 से 3 हर एक ब्रसण कोष्ठ के अंदर 3 पाली युक्त जो है शुक्रजनन नलिका होती है। क्या होती है? हर एक कोष्ठ के अंदर, यानी एक ब्रसण कोष्ठ के अंदर 3 सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। यानी एक ब्रसण कोष्ठ के अंदर 3 शुक्रजनन नलिका होती है, या इसको हम सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो शुक्रजनन नलिका को हम क्या बोलते हैं? सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखिए जो शुक्रजनन नलिका होती है इनकी संख्या कितनी होती है? एक कोष्ठ में कितनी होती है? 3 होती है। तो टोटल कितने कोष्ठ होते हैं इस प्रकार के? 250 कोष्ठ होते हैं। तो यदि हम 250 कोष्ठ में ये लगाएं, तो यदि हम 250 में लगाएं तो कितना हो जाएगा? 250 में यदि हम लगाएं तो इनकी संख्या हो जाएगी 750। तो यानी शुक्रजनन नलिकाओं की संख्या जो है कितनी होती है? 750 होती है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे
कि जो शुक्रजनन नलिका होती है, ठीक है, बेसिकली मुख्य कार्य इसी का होता है, क्योंकि जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं या शुक्रजनन नलिका, देखिए इस शुक्रजनन नलिका को आप सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। इसको हम सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हम सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो शुक्रजनन नलिका क्या है? सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए कि जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसी के अंदर क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। अब जो शुक्रजनक नलिका होती है या शुक्रजनन नलिका होती है, यहाँ पर अब हम इसका टीएस भी देखेंगे आगे चल के। तो देखिए यहाँ पे क्या है मुख्य रूप से कि सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि एक वृषण की संरचना में मुख्य रूप से 3 झिल्लियाँ इनको चारों ओर से घेरी रहती है। पहली झिल्ली कौन सी होती है? फ्यूनिका वाजाइनस, दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड होती है क्या? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब इसके बाद वृषण में आपको याद रखना है कि जो लास्ट वाली झिल्ली होती है फ्यूनिका वैस्कुलोसा जो होती है, ये फ्यूनिका वैस्कुलोसा क्या करती है? ये संकुचित होकर के वृषण कोष्ठों का निर्माण करती है और एक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होते हैं या वृषण पालिका होती है। ये वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका। अब ये वृषण कोष्ठ जो है इनके अंदर जो है 3 सोमनीफेरस नलिका होती है। तो यानी एक वृषण कोष्ठ के अंदर 3 सोमनीफेरस ट्यूब नलिका होती है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 250 वृषण कोष्ठ होते हैं, जिसमें कि 750 शुक्रजनन नलिका होगी या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। अब इसमें देखिए, इसमें इधर किनारे का भाग देखिए, अब इसके ऊपर का भाग जो होता है किनारे साइड का भाग, ये कहलाता है अधिवृषण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइमिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। तो अधिवृषण में क्या होता है कि देखिए अधिवृषण जो है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है। अधिवृषण देखिए ये सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कैपुट भाग बोलते हैं। अधिवृषण का कैपुट भाग बोलते हैं। दूसरा ये जो बीच वाला भाग होता है ये भाग, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्पस। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्पस। ये दूसरा भाग होता है अधिवृषण का। और अधिवृषण का तीसरा भाग कौन सा होता है? कोडा भाग। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है? सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? कोडा भाग कहलाता है ये। तो कुल मिला के ये पूरी संरचना यहाँ से लेकर के ये संरचना जो होती है अधिवृषण कहलाती है। और अधिवृषण 3 भागों में विभाजित होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर कई सारे जालनुमा संरचना, जिसको क्या बोलते हैं? वृषण जालक या रेड टेस्टीज बोलते हैं। ठीक है, वृषण जालक या रेड टेस्टीज बोलते हैं इसको। अब इसके बाद देखिए एक और इसमें लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वास इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं इसको हम? वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये तो मालूम हो गया कि शुक्रजनन नलिका जो है 3 शुक्रजनन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? 750 होती है। यानी एक वृषण कोष्ठ के अंदर 3 शुक्रजनन नलिका होती है। चलिए सबसे पहले तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो शुक्रजनन नलिका होती है, ठीक है, यहाँ पे अब हम देखिए आप लोगों को शुक्रजनन नलिका का टीएस बता देते हैं। तो यदि हम शुक्रजनन नलिका की बात करें तो शुक्रजनन नलिकाओं की संख्या कुछ इस प्रकार से होती है। ये इस प्रकार की संरचना किसकी होती है? शुक्रजनन नलिका या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। इसके अंदर देखिए और इस प्रकार की संरचनाएं बनी रहती है। ये इसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं बनी रहती है। ये तो इसके अंदर ये वाली जो संरचनाएं बनी रहती है, इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सर्टोली कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब इन सर्टोली कोशिकाओं के बाद क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से ऐसे गुच्छे के समान जो है संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से सर्टोली कोशिकाओं से अटैच रहती है और सर्टोली कोशिकाओं के बीच बीच में पूरे गुच्छे के समान जो है इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। और इस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्रजनन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम शुक्रजनन कोशिका बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिकाएं बोलते हैं। शुक्रजन कोशिका। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि टीएस ऑफ सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
यानी ये एक अनुप्रस्थ काट की संरचना है। किसकी? ये एक अनुप्रस्थ काट की संरचना है सोमनीफेरस नलिका की या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो शुक्रजनन नलिका की ये क्या है? एक टीएस संरचना है। यानी जब इसको आप माइक्रोस्कोप में इसका अनुप्रस्थ काट काट के देखोगे तो उसमें आपको दो भागे दिखाई देंगे। पहला है सर्टोली कोशिका और दूसरा है शुक्रजन कोशिका। अब यहाँ पे हम इन दोनों का कार्य बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो शुक्रजन कोशिकाएं होती है इसको हम स्पर्मेटोगोनियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है या शुक्रजन कोशिका होती है, इसका कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से यह शुक्राणुओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इसका कार्य देखिए क्या होता है। देखिए, इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण करना। तो जो शुक्रजन कोशिका होती है इसका कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। वहीं एक चीज़ और आपको बता दें कि देखिए, इसके बाद जो सर्टोली कोशिका होती है, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? देखिए, ये जो हमारा शुक्रजन कोशिकाओं से क्या बन रहे हैं? शुक्राणु बन रहे हैं। ठीक है, तो शुक्राणुओं को पोषण देने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? सर्टोली सेल का होता है। यानी कोई भी शुक्राणु यदि बनता है तो उसको पोषण कौन देती है? उसको पोषण देती है सर्टोली सेल देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, सर्टोली सेल का कार्य क्या होता है? पोषण प्रदान करना। यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। देखिए, तो यहाँ पे शुक्राणु का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको पोषण प्रदान करना। ठीक है, ये किसका कार्य होता है? सर्टोली सेल का कार्य होता है। तो आपको यहाँ पे टीएस आप सर्टोली सेल यानी कि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस काट दिखाया गया है, यानी अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। किसका? शुक्रजनन नलिका का अनुप्रस्थ काट है ये। तो इसमें मुख्य रूप से दो भाग ही दिखाई देते हैं, सर्टोली कोशिका और शुक्रजन कोशिकाएं होती है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पेपर अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हमने ये भी बता चुका है कि वृषण के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला क्या होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो शुक्राणु जो निर्माण हो रहे हैं उसको पोषण कौन देता है? सर्टोली सेल देती है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है, यानी टेस्टिज में पाई जाती है। इसके अलावा एक और सेल आती है लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल भी हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे अब चूंकि शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। तो शुक्रजन कोशिकाओं के अंदर यानी इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। अब जब शुक्राणुओं का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन शुक्राणु ओवम के पास तक कैसे पहुंचेगा? यानी शुक्राणु जो है मादा के अंडाशय तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके आगे की प्रोसेस, जब शुक्राणु यहाँ से निकलेगा तभी तो पहुंचेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी संरचना में देखिए, ये जो दोनों कोशिकाएं होती है, ठीक है, यहाँ पे अब यदि हम वृषण के अनुप्रस्थ काट की बात करें तो कभी कभी पेपर में वृषण का अनुप्रस्थ काट भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि वृषण का जो अनुप्रस्थ काट होता है उसकी संरचना भी पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे वृषण का अनुप्रस्थ काट। देखिए, वृषण का अनुप्रस्थ काट। तो इस वृषण के अनुप्रस्थ काट में देखिए हमको कई सारी चीजें दिखाई देती है। इस वृषण के अनुप्रस्थ काट में सबसे पहली चीज क्या दिखाई देती है? जो पूरी की पूरी शुक्रजन कोशिकाएं होती है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 4 शुक्रजन कोशिकाएं हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सोमनीफेरस नलिकाएं या शुक्रजन नलिकाएं जो होती है, इसके अंदर हमने आपको क्या बताया कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका कौन सी होती है? ये हमारे पास क्या बन गई? इन सेल को हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेल होती है। यदि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की यदि हम बात करें, ये एक टीएस संरचना है। किसकी? ये टीएस संरचना है सोमनीफेरस नलिकाओं की। तो सोमनीफेरस नलिकाओं में हमने आपको क्या दिखाया कि इस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से 2 कोशिकाएं होती है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको देखना है कि इसमें कई सारे गुच्छे नुमा ऐसी संरचनाएं होती है। तो देखिए,
हमने यहाँ पे कई सारे टीएस बनाए हैं किसके, सोमनीफेरस नलिकाओं के या शुक्रजनन नलिका के। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो शुक्रजनन नलिका है इसके बीच बीच में क्या होता है, शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में एक गैप पाया जाता है, जिन गैप में एक कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, देखिए इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, जगह जगह पर इस प्रकार से तो यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है कि जो हमारी शुक्रजनन नलिकाएं हैं इनके बीच बीच में एक सेल भरी हुई है जो भी गुच्छे रूपी संरचना में दिखाई दे रही है। और इस संरचना को या इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, जो नई कोशिका बनती है सोमनीफेरस नलिकाओं के बीच बीच में, इनको हम बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये जो सेल बनी है इनको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग, ये लीडिंग कोशिका होती है। पेपर में ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लीडिंग कोशिकाएं भी कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है, टेस्टेज में पाई जाती है। अब यहाँ पे आप इसको भी दर्शा सकते हैं, ये तो हो गई जगह जगह पे जो पाई जाती है लीडिंग कोशिकाएं। और ये कौन सी नलिका होती है, इसको हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका, शुक्रजन, इसको शुक्रजन कोशिका बोलते हैं, या इसको स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, यही स्पर्मेटोगोनियल क्या करती है कि स्पर्मों का निर्माण करती है। और ये वाली जो सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका। तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक वृषण की संरचना में या वृषण के टीएस में हमको 3 कोशिकाएं नजर आती है, जिन कोशिकाओं में देखिए पहली कोशिका तो होती है शुक्रजन कोशिकाएं जो कि सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर ही होती है, और सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर ही एक कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। और इन कई सारी सोमनीफेरस नलिकाओं या कई सारी सोमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच बीच में क्या होती है, एक संरचना पाई जाती है, बीच बीच में एक कोशिकाएं पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लीडिंग सेल बोलते हैं। और इस सेल को लीडिंग सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, लीडिंग ने की थी। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, लीडिंग। इसकी खोज किसने की थी, लीडिंग कोशिकाओं की खोज की थी किसने, लीडिंग नहीं की थी। लीडिंग एक साइंटिस्ट भी है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रख दिया गया, लीडिंग कोशिका। तो लीडिंग कोशिकाओं की खोज किसने की थी, लीडिंग नहीं की थी, इसलिए इन कोशिकाओं का नाम क्या पड़ गया, लीडिंग कोशिकाएं। और लीडिंग कोशिकाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडिंग कोशिकाओं में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि शुक्रजन कोशिकाओं का कार्य तो क्या होता है, शुक्रजन कोशिकाओं का कार्य होता है कि स्पर्मों का निर्माण करना यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना। और वहीं सर्टोली कोशिका जो होती है ये क्या करती है कि उनको पोषण देने का कार्य करती है। अब आपको एक और इसका कार्य याद रखना, जो लीडिंग सेल होती है यानी जो लीडिंग कोशिका होती है, लीडिंग कोशिका का देखिए मुख्य कार्य क्या होता है, लीडिंग कोशिका का कार्य होता है नर हार्मोन्स का स्रावण करना, यानी जो नर सेक्स हार्मोन्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, या जिसको हम एंड्रोजेंस भी कह सकते हैं। बेसिकली उसका प्रचलित नाम टेस्टोस्टेरॉन है। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो है ये लीडिंग कोशिकाओं के अंदर ही स्रावित होता है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडिंग कोशिकाओं की यदि कार्य हम देखें, लीडिंग कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, लीडिंग कोशिका का कार्य। तो देखिए लीडिंग कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो लीडिंग कोशिकाओं में क्या होता है, लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण। तो देखिए लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना, या हम कह सकते हैं नर सेक्स हार्मोन्स का स्रावण करना। और जैसे ही ये नर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करता है कि इनमें शुक्रजनन की जो सेकेंडरी लैंगिक क्रियाएं हैं ये क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही द्वितीयक लक्षणों का विकास होने लग जाता है वैसे ही शुक्राणुओं का निर्माण भी होने लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे शुक्रजनन नलिका का यहाँ पे डिटेल में जो अनुप्रस्थ काट है ये एक वृषण का अनुप्रस्थ काट है जिसमें कि सोमनीफेरस नलिकाएं और लीडिंग सेल होती है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वृषण के अनुप्रस्थ काट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ले लिए स्क्रीनशॉट आप इसका। चलिए अब इसके बाद अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा एक वृषण की संरचना है, इसमें एक सहायक ग्रंथि होती है जो कि वृषण से बाहर की ओर अटैच होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वृषण या शुक्राणु, वृषण के अंदर जो शुक्राणु बन चुके हैं, ठीक है, इन सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर शुक्राणु तो बन चुके हैं। अब ये जो शुक्राणु बनते हैं सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर, तो ये सोमनीफेरस नलिकाओं से शुक्राणु जो है कहाँ आते हैं, ये शुक्राणु एक गुहा पे खुलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका, ठीक है। तो वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका का कार्य क्या होता है कि शुक्राणुओं को सोमनीफेरस नलिकाओं से कहाँ लाना, वृषण जालक में लाना। तो ये संरचना क्या कहलाती है, पूरी ये संरचना कहलाती है वृषण जालक कहलाती है। तो सबसे पहले तो सोमनीफेरस नलिकाएं कहाँ आती है, वृषण जालक में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट टेस्टीज बोलते हैं। वृषण जालक को हम हिंदी में इंग्लिश में रेट टेस्टीज बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो वृषण कोष्ठ का कार्य क्या होता है, सोमनीफेरस नलिकाओं से जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणुओं को वृषण जालक में लाना ही क्या होता है, वृषण पालिका या वृषण कोष्ठ का कार्य होता है। यानी ये जो वृषण कोष्ठ है इसका कार्य क्या होता है कि जो शुक्राणु, देखिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, चलिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो वृषण कोष्ठ होते हैं, ठीक है, ये जो वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका होती है, वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका, तो देखिए वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका का कार्य क्या होता है, ये क्या करती है कि शुक्राणुओं को कहाँ ले जाते हैं, शुक्राणुओं को वृषण जालक में ले जाना इसका कार्य होता है। शुक्राणुओं को वृषण जालक में ले जाना, ये किसका कार्य होता है, ये वृषण कोष्ठ का कार्य होता है। तो वृषण कोष्ठ का कार्य क्या होता है कि जो शुक्राणु बने हैं इनको कहाँ ले जाना, जो पूरे के पूरे शुक्राणु बने हैं इनको वृषण जालक में ले जाना, ये किसका कार्य होता है, ये कार्य होता है वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका का। अब इसके बाद देखिए वृषण जालक क्या करता है, तो दूसरे नंबर पे बात आती है वृषण जालक की। तो वृषण जालक का कार्य क्या होता है, अब देखिए यहाँ तक वृषण जालक तक तो पहुँच गए हैं, जो शुक्राणु है कहाँ पहुँच गए हैं, अब वृषण जालक में पहुँच गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वृषण जालक आपको दिखाई दे रहा है, इस वृषण जालक का कार्य क्या होता है कि शुक्राणुओं को कहाँ तक ले जाना, शुक्राणुओं को यहाँ पे एक कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बास इफ्रेंसिया, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य वृषण जालक का मेन कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को वास इफ्रेंसिया तक ले जाना। तो शुक्राणुओं को वास इफ्रेंसिया तक ले जाना किसका कार्य होता है, शुक्राणुओं को वास इफ्रेंसिया तक ले जाना किसका कार्य होता है, वृषण जालक का कार्य होता है। अब देखिए वृषण जालक यहाँ पे वास इफ्रेंसिया तक तो आ गए हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो वृषण जालक वास इफ्रेंसिया पे पहुंच चुके हैं, अब बास इफ्रेंसिया का कार्य क्या होगा, अब बास इफ्रेंसिया इसको अधिवृषण, देखिए हमने आपको क्या बताया कि यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग जो ब्लैक कलर का ये जो पूरा भाग है ये क्या कहलाता है, अधिवृषण कहलाता है, या इसको हम इंग्लिश में एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो देखिए जो एपिडिडाइमिस होता है या अधिवृषण होता है ये 3 भागों का बना होता है। अब देखिए बास इफ्रेंसिया तक तो शुक्राणु पहुँच गए हैं, लेकिन बास इफ्रेंसिया क्या करता है, इन शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग तक ले जाता है और ऊपर जाके यहाँ पे छोड़ देता है। यानी जो बास इफ्रेंसिया ये आगे ले जाएगी शुक्राणुओं को कहाँ तक, कैपुट भाग तक, और कैपुट किसका भाग है, अधिवृषण का भाग होता है। तो अब देखिए इसके बाद इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखना जो बास इफ्रेंसिया होती है, अब देखिए यहाँ पे जो बास इफ्रेंसिया है, बास इफ्रेंसिया, तो देखिए जो बास इफ्रेंसिया होती है इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को कहाँ ले जाना, अधिवृषण के कैपुट भाग तक ले जाना, शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग तक ले जाना।
तो देखिए शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग तक ले जाना किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है बास इफ्रेंसिया का। तो अब बास इफ्रेंसिया जो है यहाँ से ले जाएगी कैपुट भाग तक। फिर कैपुट भाग के माध्यम से देखिए इसके बाद कई सारे भाग हैं, इन भागों से होते हुए यहाँ पे शुक्र जनन नलिकाएं लगी होती है, ठीक है। जो शुक्र जनन नलिकाओं के माध्यम से कहाँ जाते हैं? ये शुक्र जनन नलिकाओं के माध्यम से फिर ये आगे की ओर जाते हैं। कहाँ? आगे की ओर फिर निकलते जाते हैं और ये आगे जा कर के जो बाह्य जननांग हैं उनके माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर छोड़े जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसके आगे थोड़ा समझते हैं। अब इसके बाद एक भाग हम और देखते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, वृषण से ही एक अटैच भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, और एक तरह से यह बाह्य जननांग का कार्य करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शिश्न। देखिए इसी से जुड़ी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख भी सकते हैं। देखिए इसकी कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। तो देखिए ये संरचना क्या कहलाती है, इस संरचना को हम बोलते हैं शिश्न। और यही क्या होता है कि जो नर जननांग होता है उसका बाह्य जननांग होता है। तो बेसिकली यदि हम बात करें शिश्न की, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? पेनिस बोलते हैं। तो ये संरचना जो है क्या कहलाती है, और इसी संरचना के किनारे से क्या लगे होते हैं, इस प्रकार के अधिवृषण से इस प्रकार से जुड़े होते हैं। क्या यहाँ पे वृषण जुड़े होते हैं, और दोनों साइड वृषण जुड़े होते हैं क्योंकि इनकी संख्या 2 होती है। तो पेनिस भाग के किनारे किनारे दोनों भाग में एक जोड़ी जो है वृषण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो शिश्न या पेनिस की संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, यह पुरुष का बेसिकली मैथुनी अंग होता है। क्या होता है? यह पुरुष का मैथुनी अंग होता है। यानी इसी अंग के थ्रू जो मेल होता है वो क्या करता है, मैथुन की क्रिया यानी कोपुलेशन की क्रिया को संपन्न कर पाता है। अब इस मैथुनी अंग की यदि हम बात करें या शिश्न की यदि हम बात करें, तो इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है, यानी इसका जो नीचे वाला सिरा होता है, ये सिरा नीचे का जो ये सिरा होता है, ये कैसा होता है, ये एक फूला हुआ होता है। आप देख भी सकते हो ये कैसा है, फूला हुआ भाग है। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिश्न मुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? शिश्न मुंड। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, अब इसका थोड़ा कार्य देख लेते हैं। यदि हम बात करें किसका, शिश्न के यदि हम कार्य की बात करें, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि नर के द्वारा जो मैथुन क्रिया होती है, उस नर के द्वारा मैथुन क्रिया में क्या करता है कि मादा की योनि में वीर्य को पहुंचाना ही क्या होता है, वीर्य को पहुंचाने का एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें सहायक होता है। यानी इसका मुख्य कार्य देखिए क्या होता है, इसका कार्य होता है कि नर के द्वारा मैथुन क्रिया में, नर द्वारा मैथुन क्रिया में, नर द्वारा मैथुन क्रिया में, मैथुन क्रिया में, मैथुन क्रिया में मादा की योनि में, मादा की योनि या वजाइना में, मादा की योनि में वीर्य को पहुंचाने में सहायक, वीर्य को पहुंचाने में सहायक। तो देखिए इसका मेन कार्य क्या होता है कि नर द्वारा जो मैथुन क्रिया होती है, तो मेल गैमीट को यानी कि शुक्राणुओं को जो बने हैं वो तो वीर्य, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वीर्य में होते हैं। तो वीर्य को पहुंचाने में ये सहायक होते हैं। और ये वीर्य को कहाँ पहुंचाएंगे, अंडाशय तक पहुंचाएंगे मादा की, और वजाइना के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे शिश्न के बारे में भी समझ में आ गया होगा। यह पुरुष का मैथुनी अंग होता है, और इसके किनारे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, शिश्न मुंड कहलाता है। शिश्न को हम इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। और यह किससे अटैच होता है, और इसके माध्यम से ही ये जो बीच में आप समझ सकते हो जो शुक्रवाहिनी नलिकाएं होती है, ये शुक्रवाहिनी नलिकाएं दोनों का कार्य करते हैं। इसमें से मूत्र जो भी आता है वो भी बाहर निकलता है, यानी मूत्र त्याग भी होता है शिश्न मुंड के सिरे से। और इसका बेसिकली दूसरा कार्य क्या होता है कि शुक्राणुओं का भी उत्सर्जन करना। तो आप समझ सकते हो कि जो शुक्रवाहिनियाँ होती है इसका भी 2 कार्य होता है मुख्य रूप से। पहला तो होता है कि मूत्र का भी निष्कासन यही
करेगा, शिश्न के माध्यम से ही क्या होता है, दो कार्य होते हैं, मूत्र का भी विसर्जन होता है या उत्सर्जन होता है, और इसके अलावा जो शुक्राणु बनते हैं उनका स्खलन भी किसके माध्यम से होता है, उनका स्खलन भी यानी मादा की योनि में उसके द्वारा क्या होता है, वीर्य का स्खलन होता है, यानी वीर्य का स्थानांतरण होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।